हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं समन का, चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ठीक है, उसमें हमने समन का पढ़ा कि कोर्ट जो है समन भेजेगी एक पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए जिसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन की गई है। अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो फिर उसके ख़िलाफ़ वारंट भेजा जाता है, जो कि पार्ट 2 है इसका, सेक्शन 75 से लेकर 86A तक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 75 क्या कहता है। वारंट, फॉर्म ऑफ वारंट। ठीक है, वारंट क्या है? वारंट पहले मैं आपको बता देती हूँ। वारंट एक जो है कोर्ट का नोटिस होता है जिस पे उस पर्सन को अरेस्ट करने का हुक्म की दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को या किसी भी पर्सन को, कि वो उस पर्सन को जिसने कि कोई ऑफेंस किया है उसको कोर्ट में लेकर आए। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वारंट देखते हैं। सेक्शन 75 कहता है कि वारंट जो होगा वो इन राइटिंग होगा, उस पे साइन होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के होंगे या बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट में से किसी एक मजिस्ट्रेट के साइन उस पे होंगे, और साथ ही कोर्ट की सील लगी होगी। इसका जो क्लॉज बी है वो कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि वारंट ऑफ अरेस्ट तब तक इन्फोर्स होगा जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे। ठीक है, यानी कि कोर्ट ने अगर जब तक उसको कैंसिल ना किया हो या जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जब तक एग्जीक्यूट ना हुआ हो तो वो इन्फोर्स ही रहेगा, यानी उस पर्सन को अरेस्ट करके हर हाल में कोर्ट में ही लाना है। फिर सेक्शन 76 देख लेते हैं। कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, यानी कि यहाँ पर कोर्ट क्या कहती है, कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है तो वो क्या करेगी, अगर कोर्ट में उस पर्सन से सफिशेंट श्योरिटी ले ली जाए, ज़मानत ले ली जाए, और वो जो है ये कहे कि वो जो स्पेसिफाइड टाइम है या डेट है उसमें कोर्ट में हाजिर होगा, और फिर वो जो श्योरिटी उससे ली जाएगी तो उस पर्सन श्योरिटी लेने के बाद उसको कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो वो इसमें क्या कहते हैं, द इंडोर्समेंट, जो यानी कि श्योरिटी लेने में जो इंडोर्समेंट है वो कैसी होगी, उसमें नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ लिखे होंगे। ठीक है, दूसरा कहता है अमाउंट क्या, कितनी अमाउंट उस पर्सन से ली गई, और उसमें साथ में टाइम मेंशन होगा कि उसने किस टाइम में कोर्ट के सामने अपीयर होना है, यानी टाइम और डेट होगा। इसका क्लॉज थर्ड कहता है रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड, यानी कि जो से श्योरिटी ली गई तो वो जो बॉन्ड है वो कोर्ट में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सेक्शन 77 देखते हैं। वारंट टू वूम डायरेक्टेड, यानी कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा कि उसको एग्जीक्यूट करे, तो किसी भी वन या मोर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को वारंट भेजा जा सकता है कि वो इसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, अगर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ना हो तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जहाँ पर जिस टाइम वो अवेलेबल हो, कोई भी पुलिस ऑफिसर तो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और इसका जो क्लॉज बी है, वारंट टू सिवरल पर्सन, यहाँ पर कहता है व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर और पर्सन्स देन वन, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन और मोर ऑफ देम। यानी क्या कहता है कि वारंट अगर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर या बहुत सारे लोगों को अगर वारंट भेजा गया हो तो वो वारंट जो है वो सारे भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी कर सकता है। फिर सेक्शन 78 पे आ जाते हैं। कहता है वारंट may be directed to लैंड होल्डर्स, यहाँ पे लैंड होल्डर्स की अभी बात करती है, यानी कि ज़मींदार वगैरह जो हैं उनके ख़िलाफ़, जो उनके नाम पे अगर वारंट भेजा जाए तो मजिस्ट्रेट ऑफ वन क्लास जो होगी तो यहाँ पर क्या करेगी, कोई भी लैंड होल्डर है या फार्मर है या लैंड का मैनेजर जो है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में रहता है जहाँ पर वो कोई पर्सन जिसको अरेस्ट करना है, वो पर्सन क्या है, एस्केप यानी भागा हुआ है या इश्तहारी मुलजिम है या उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है। ठीक है, और उसका ताक़ुब करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगी, उस
लैंड होल्डर को वारंट भेजेगी। वो लैंड होल्डर क्या करेगा, उस पर्सन को अरेस्ट करेगा जो, और अरेस्ट करने के बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको दे देगा, और वो पुलिस स्टेशन क्या करेगी, उससे श्योरिटी लेगी। ठीक है, अंडर सेक्शन 76 के तहत उससे श्योरिटी लेगी, और वो श्योरिटी फिर कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 79। सेक्शन 79 कहता है वारंट टू डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को अगर वारंट डायरेक्ट किया जाए तो कहता है वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर्स अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom इट इज़ डायरेक्टेड और इंडोर्स। कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम अगर उस वारंट के ऊपर लिखा हुआ हो तो वो उसकी तामील कर सकता है। फिर सेक्शन 80 पे आ जाते हैं। सेक्शन 80 क्या कहता है कि नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ वारंट, यानी कि जिसके नोटिफिकेशन जिस पर्सन के नाम पे वारंट हो तो उसको बताना है कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है और आपके ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो उसको वो बताना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि सेक्शन 80 के तहत कि आपने ये जुर्म किया है इसलिए आपके ख़िलाफ़ वारंट इशू किया गया है। फिर सेक्शन 81 देख लेते हैं। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले से रिलेटेड है सेक्शन 81 कि विदाउट एनी डिले उस पर्सन को कोर्ट में पेश करना है। ठीक है, जो कानून के मुताबिक बताया गया है उस पर्सन को उसी तरह ही कोर्ट में पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। फिर सेक्शन 82 देख लेते हैं। कहता है कि वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वेयर यानी कि कहाँ पर वारंट एग्जीक्यूट होगा, तो पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी प्लेस में वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उस पर अमल दरामद किया जा सकता है। फिर सेक्शन 83 देख लेते हैं कि वारंट फॉरवर्डेड 83 कहता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन, अगर वारंट बेचना है जो कि मजिस्ट्रेट के आउटसाइड यानी कि उसकी हदूद में नहीं आता, उसके मकामी हदूद में नहीं आता, उसकी जुरिसडिक्शन में वो नहीं है जहाँ पर वो ऑफेंडर रहता है। ठीक है, या जो एक्यूज्ड है वो रहता है जिसके खिलाफ या वारंट ऑफ इशू किया गया है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है, वो वहाँ पर नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या होगा कि उस इलाके में जो पुलिस उस इलाके में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग सर्च वारंट टू पुलिस ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर को वारंट बेचने के बजाय वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस इलाके में जो मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, ठीक है, डीएसपी जो है उस इलाके का, उसको बाय पोस्ट जो है वारंट सेंड कर दिया जाएगा और उस वारंट के ऊपर उस मजिस्ट्रेट के और सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम होगा, और फिर वो उसको अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर जो जिस तरह वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है ये दोनों उसी तरह उस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन 84 में कहता है कि वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। पहले क्या था, मजिस्ट्रेट था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था, यहाँ पर कहता है पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर को बेचना है तो उसकी जो है उसका रैंक क्या हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से उसका रैंक कम ना हो, यानी कि उसका ओहदा ज़्यादा हो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से, और फिर उस पर उसके नाम हो, उस पुलिस ऑफिसर का या जो मजिस्ट्रेट है उसका नाम इंडोर्स होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए। एंड शेल बी सफिशेंट अथॉरिटी, और उनको एक उनके पास जितनी भी अथॉरिटी हो उस अथॉरिटी के तहत वो उस बॉन्ड को यानी कि वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे, या लोकल पुलिस से भी वो हेल्प ले सकते हैं, यानी कि लोकल पुलिस भी उनको असिस्ट कर सकती है उस वारंट को एग्जीक्यूट करने में।
फिर नेक्स्ट क्या कहता है, इसका थर्ड क्लॉज कहता है व्हेन एवर देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट डिले ओकेजनली, जहाँ पर ये रीज़न हो कि डिले हो सकता है या उस मजिस्ट्रेट को बेचने के इंडोर्स करने यानी कि पोस्ट के ज़रिए उस मजिस्ट्रेट को वारंट ऑफ अरेस्ट बेचने के लिए या पुलिस ऑफिसर को, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके इलाके में ऑफेंस हुआ है और उसने उसको वारंट बेचना है, तो वो पुलिस ऑफिसर ख़ुद भी उस इलाके में जाके उसको उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, उस पर अमल दरामद कर सकता है। जहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर अमल दरामद करेगा, ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं 85 में कि क्या होता है। 85 में प्रोसीजर बता दिया है कि जो पुलिस ऑफिसर देखें 84 में ये बताया है कि डिले हो सकता है अगर मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को अगर पोस्ट के ज़रिए वारंट भेजा जाए, तो जो पुलिस ऑफिसर अगर वो वारंट इशू कर रहा है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके इलाके में क्राइम हुआ है तो वो ख़ुद जाके उसको पकड़ सकता है, वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो जैसे ही 85 के अंदर प्रोसीजर बता दिया है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू, जिसको अरेस्ट कर दिया गया है तो उसको उस इलाके में 20 माइल्स में यानी कि 20 माइल्स के अंदर जो भी मजिस्ट्रेट है या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट आ गया या डीएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो वो उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर इनके सामने पेश नहीं किया जाता तो उससे सेक्शन 76 के तहत सिक्योरिटी ले ली जाएगी और उसको बताया जाएगा कि इस डेट पे उसने जो इस मजिस्ट्रेट ने या जिस पुलिस ऑफिसर ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है तो उस डेट पे इसने उनके सामने पेश होना है। सेक्शन 86 में देख लेते हैं, सेक्शन 86 क्या कहता है। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर वूम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रोड, यहाँ पर फिर प्रोसीजर बताता है कि उसको तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश कर दिया जाए यानी कि 85 में से सिक्योरिटी ले ली जाएगी, तो अगर 86 में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको डायरेक्ट भी कर सकता है कि वो जो कोर्ट है उसको डायरेक्ट भी कर सकती है कि इसकी कस्टडी को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन इसमें प्रोविज़न में कहता है रिमूव कस्टडी। वो जो मजिस्ट्रेट है वो या सुपरिटेंडेंट है वो कह रहा है कि उसकी कस्टडी को रिमूव किया जाए, लेकिन इसकी प्रोविज़न में क्या कहता है कि ऑफेंस जो हो वो बेलेबल हो, ठीक है, यानी कि उस पर बेल मिल सकती हो और साथ ही साथ अगर वो पर्सन जो है सेक्शन 79 के अंदर सिक्योरिटी दे तो तब भी उसको उसकी कस्टडी को रिलीज़ किया जा सकता है, ठीक है। और फिर वो जो सिक्योरिटी दी गई है तो उस मजिस्ट्रेट को या डीएसपी को जिसने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया हुआ था तो वो जो बॉन्ड होगा उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रोविजन कहता है अगर जहाँ पर ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, बेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको जो है बेल दी जाएगी सेक्शन 497 के अंदर इंतरम, ये जो बेल होगी टेम्पररी बेल होगी और फिर सेशन कोर्ट जो उसको बेल देगी, साथ ही या कोई और डायरेक्शन भी दे सकती है और वो जो सेशन जज होगा जो उसको इंतरम बेल दे रहा है 497 के अंदर, तो उसको ये भी कहेगा कि स्पेसिफाइड डेट पे तो वो उस कोर्ट के सामने पेश हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा अगर उसको इंतरम बेल दे रहा है क्योंकि उसने बेलेबल ऑफेंस नहीं किया, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो उससे सिक्योरिटी भी ली जाएगी सेक्शन 76 के अंदर, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी ली जाएगी। इसकी जो सेकंड क्लॉज है कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 76, यानी कि पुलिस ऑफिसर को कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती कि 76 के अंदर सिक्योरिटी ले, यानी कि हर हाल में पुलिस ऑफिसर उससे सिक्योरिटी लेगी। फिर 86A पे देख लेते हैं कि प्रोसीजर 86A इसमें भी प्रोसीजर बता दिया गया है। इसमें भी यही कहता है कि अगर प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी टू ट्राइबल एरिया, किसी ट्राइबल एरिया में अगर जो पर्सन है जिसके खिलाफ वारंट अरेस्ट किया गया है तो उसकी ट्राइबल एरिया में अगर कोई भी मजिस्ट्रेट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है तो वो फैसला कर सकती है कि उसको वो फैसला कर सकती है कि इसको उसकी कस्टडी रिमूव कर दी जाए, साथ ही साथ उससे श्योरिटी बहाल
वगैरह भी ले ली जाएगी, लेकिन अगर उसकी कस्टडी को रिमूव किया जाएगा, यानी कि उसको रिलीज़ अगर किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एविडेंस वगैरह ली जाएगी। ठीक है, उस ऑफेंस से उस ऑफेंडर से या एक्यूज़ जो है, उस एक्यूज़ से जो है एविडेंस वगैरह ली जाएगी सेक्शन 86A के अंदर। और अगर जो सिक्योरिटी वगैरह उससे ली गई है, तो वो जिस मजिस्ट्रेट ने उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट किया हुआ था, तो वो श्योरिटी बॉन्ड उसकी कोर्ट में उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें।